हार्ट की एक जांच करी जाती है स्ट्रेस इको। स्ट्रेस इको का मतलब होता है हार्ट को पहले स्ट्रेस देंगे टीएमटी पे चला के और फिर उसके तुरंत बाद इको कर देंगे। तो इको प्लस टीएमटी का मतलब होता है स्ट्रेस इको। अब ये स्ट्रेस इको को हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रेस्टिंग फेज में जांच करी ईसीजी और सेम जांच अगर हमने स्ट्रेस देके करी तो इसको बोला जाएगा टीएमटी, यानी कि पेशेंट को आराम से लिटा दिया, उसका ईसीजी कर दिया। और सेम ईसीजी अगर हमने कंटिन्यूस बार बार किया, पेशेंट को ट्रेडमिल पे चलाते वक्त पेशेंट को ट्रेडमिल पे चलने दे रहे हैं और कंटिन्यूसली ईसीजी निकालते जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे ट्रेडमिल टेस्ट या फिर टीएमटी। और अगर रेस्टिंग फेज में इको किया, जिसको हम 2D को बोलते हैं, और सेम स्ट्रेस देने के बाद ट्रेडमिल पे ही चला के स्ट्रेस देने के बाद अगर इको किया तो इसे बोलेंगे स्ट्रेस इको। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में स्ट्रेस देके टीएमटी और स्ट्रेस इको दोनों ही जांचों में स्ट्रेस देके हार्ट का असेसमेंट हो रहा है, तो स्ट्रेस इको बेटर मानी जाती है। और क्यों मानी जाती है? क्योंकि टीएमटी की एक्यूरेसी रफली 70% होती है और स्ट्रेस इको की एक्यूरेसी रफली 85% होती है। अब देखिए 70% जब हम बोल रहे हैं तो कुछ स्टडीज में 65 मिला, किसी में 75 मिला, और किसी स्टडी में स्ट्रेस इको की एक्यूरेसी 80 मिली या 90 मिली। इस एक्यूरेसी का मतलब होता है इस जांच करने के बाद कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स का एक्चुअली जो रिजल्ट आया, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आया, उन पेशेंट्स का जब एंजियोग्राफी किया गया तो उसके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज मिला। या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर 100 हार्ट पेशेंट्स किसी डॉक्टर के पास आए, उसने टीएमटी कर दिया सारे 100 के 100 हार्ट पेशेंट्स का, तो उसमें से 70 पेशेंट की वो हार्ट डिसीज बिना एंजियोग्राफी करे खाली टीएमटी की मदद से वो पकड़ पाया। लेकिन अगर उन्हीं 100 पेशेंट का उसने टीएमटी की जगह स्ट्रेस इको करा होता तो 70 की जगह वो 85% पेशेंट्स का, यानी कि 100 में से 85 पेशेंट्स का हार्ट डिसीज यानी कि सीएडी पकड़ पाता बिना एंजियोग्राफी करे। और बाद में जब एंजियोग्राफी होती तो उनको सबको, इन पूरे 85 पेशेंट्स को अंदर हार्ट में ब्लॉकेज मिलता। अब ये दोनों जांच बहुत कॉमनली करी जाती हैं और बहुत इफेक्टिव होती हैं, लेकिन फिर भी इनकी एक्यूरेसी 85% है। और जरूरी नहीं है कि ये जो 15% पेशेंट बच गए जिनका स्ट्रेस इको नॉर्मल आ गया, इन पेशेंट्स को हार्ट डिसीज नहीं है। अच्छा, अब वापस स्ट्रेस इको पे आ जाते हैं। देखिए, अब टीएमटी और इको का कॉम्बिनेशन स्ट्रेस इको बोला हमने, और यह समझ लिया कि स्ट्रेस इको प्रेफर इसलिए करा जाता है क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा है। अब एक्यूरेसी ज्यादा होती क्यों है? कई बार ऐसा देखा जाता है टीएमटी में स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब हार्ट के लिए हमने बनाई ट्रेडमिल पे दौड़ाने के बाद, तो ईसीजी में चेंजेस नहीं आए, लेकिन ट्रेडमिल करने के तुरंत बाद अगर पेशेंट को इको के लिए लिटा दिया गया और उसका इको कर दिया गया टीएमटी पे चलाने के तुरंत बाद, तो अगर ईसीजी में नॉर्मल भी है, ईसीजी कोई चेंजेस नहीं है ईसीजी में, तो भी इको में खराबी दिख जाती है और सीएडी यानी कि हार्ट की बीमारी पकड़ी जाती है। इन दोनों जांचों में स्ट्रेस इको या टीएमटी किसी में भी परसेंटेज ऑफ हार्ट डिसीज पता नहीं चलता, बस ये पता चलता है कि डेंजरस फॉर्म का, डेंजरस टाइप का हार्ट डिसीज यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट की जो ब्लड वेसल है, हार्ट में जो ब्लड पहुंचा रही है, उस ब्लड वेसल में 70% से ज्यादा ब्लॉकेज है या नहीं है। अब मान लीजिए कोई ओल्ड एज में पेशेंट आया, उसको अपने घुटने की सर्जरी करानी है, नी रिप्लेसमेंट कराना है, उससे चलते नहीं बनता, और उसका हमें टीएमटी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्री एनेस्थेटिक चेकअप के दौरान डॉक्टर ने उसको बोला कि हम सर्जरी तभी करेंगे जब आप स्ट्रेस इको की नॉर्मल रिपोर्ट लेके आओगे, मतलब अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हो तभी आपका हम नी रिप्लेसमेंट का सर्जरी करेंगे। अब ऐसे पेशेंट को ट्रेडमिल पे तो चला नहीं सकते, तो इस सिचुएशन में किया जाता है फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस इको। फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस इको, और सबसे कॉमनली यूज ड्रग इस पर्टिकुलर स्ट्रेस इको के लिए होता है डोब्यूटामीन। फार्माकोलॉजिकल मतलब कोई ना कोई दवाई दी है, स्ट्रेस मतलब हार्ट को स्ट्रेस देने के लिए, और उसके बाद इको करना है। तो फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस इको में दवाई दी जाती है जिसका नाम होता है डोब्यूटामीन। ये एक इंफ्यूजन पंप से दिया जाता है, मतलब पूरा एक एम्प्यूल डोब्यूटामीन का एक साथ नहीं दे देते, उसको डाइल्यूट करते हैं, एक इंफ्यूजन पंप में 50 ml की सिरिंज फिट कर देते हैं और कंट्रोल्ड वे में ये दवाई दी जाती है। जैसे जैसे दवाई जाएगी वैसे वैसे पेशेंट का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इको करके देख लिया जाता है कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट और इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट जब बहुत ज्यादा काम कर रहा है
तो ऐसा तो नहीं कि कोई एक पार्ट हार्ट का काम करना बंद कर जाए, यानी कि उसको ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाए। अगर ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो गया और वो हार्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट काम करना बंद कर गया, मतलब अंदर हार्ट की जो ब्लड वेसल है उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, यानी कि इसको सीएडी है। तो ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी बाद में करी जाती है। पहले हार्ट का इलाज किया जाता है, यानी कि स्टेंट लगेगा या बाईपास होगा, और उसके बाद घुटने की सर्जरी या कोई भी दूसरी सर्जरी उसके बाद करी जाएगी।